Hi everyone, this is Amit Kumar Pathak, Faculty of History Civics, and I am teaching in Jesus and Mary Academy. आज हम बात करेंगे a very important topic, that is the preamble. It is a very important topic for all the students of standard 9th study and reading in ICSE board schools. Or as a citizen, you must know what is preamble. तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं. प्रियम्बल को आप कह सकते हैं इट इज़ एन इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और यू कैन से दैट इट इज़ द मिरर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? व्हाई एम आई सेइंग इट कि ये इंट्रोडक्शन है और इट इज़ द मिरर? बिकॉज अगर आप भारत के संविधान की बात करते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द बल्किएस्ट एंड द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. अब बल्किएस्ट और लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपको जानना होगा तो आप कैसे जानेंगे? हाउ विल यू नो? अगर आप जानना चाहते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो थ्रू इट. आपको हमारे संविधान को पढ़ना होगा, और एज अ रीडर इट विल नेवर बी ईजी फॉर यू कि आप दुनिया की सबसे लेंथीएस्ट और बल्किएस्ट संविधान को पढ़ पाएँ, बिकॉज इट विल टेक सो मच टाइम. इन शॉर्ट, अगर आपको जानना हो तो आप कैसे जानेंगे? इट इज़ द प्रियम्बल दैट हेल्प्स यू टू नो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ऑफ इट इज सेड इट इज़ एन इंट्रोडक्शन और इट इज़ द मिरर. ऐसा इसलिए ही कहा गया क्योंकि संविधान को जानना है अगर आपको, तो आपको पढ़ना होगा, और ये काफ़ी समय चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये काफ़ी बल्कि है, काफ़ी लेंथीएस्ट है. तो हमें अपने संविधान के विषय में जानकारी किससे मिलती है? इट इज़ द प्रियम्बल. दैट इज़ वाई आई सेड यू इट इज़ एन इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, या मैंने कहा कि इट इज़ द मिरर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. Before going to the Constitution of India, if you'll walk through the preamble, you may know the source, the objects, and the contents of our Constitution. For a very long period of time, an experts was trying to convince that the preamble is not an integral part of our constitution, or there were several other experts who supported him. काफ़ी discussion and debates के बाद, it was during Keshwanand Bharti case when the Supreme Court, the apex court of our country, has cleared it that the preamble is an integral part of our constitution. हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि केशवानंद भारती केस के दरमियान कि प्रियम्बल जो है हमारे संविधान का अभिन्न अंग है. यू कैन नॉट सेपरेट इट फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन. आप हमारे संविधान से इसको अलग नहीं कर सकते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं. What was the historical background? How it was introduced? How it becomes an integral part of our constitution? कैसे ये हमारे संविधान में जुड़ा? तो it has very interesting historical background. Because on December 9, Jawaharlal Nehru, who has moved a resolution which was later popularly known as Objective Resolution. 9 December 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक resolution introduce किया. Now, as a student you must know what is a resolution. Resolution क्या होता है? It is a civic term. Resolution का मतलब है any proposal that needs a majority to approve, यानी कोई भी प्रपोजल जिसको एक मेजॉरिटी अप्रूव करती है, एंड देन इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस.
तो उसको आप कहते हैं रिजोल्यूशन। इन सिंपल और इन शॉर्ट आप इसको कैसे समझें? फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं, और फॉर एन इंस्टेंस आप ये कह सकते हैं कि चलो एक केस लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे स्कूल में सपोज वी डू नॉट हैव एनी स्मार्ट क्लास राइट नाउ, or as a student, as a faculty, as a student, you all and as a faculty, I like to have a smart class ताकि मैं बच्चों को और बेहतर एजुकेट कर सकूं। I came in front of an administration. I said them that we need a smart class. Management and administration has said आपको एक resolution पास करना होगा इसके लिए, यानी अमंग द स्टूडेंट्स आप ये मुझे एक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स से अप्रूव करके दीजिए कि दे वांट स्मार्ट क्लास। मैं आपके क्लास में गया और एज यू नो कि हमारे क्लास में द अराउंड 51 और 52 स्टूडेंट्स आर देयर। तो मैं आपके सामने आया और मैंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। मैंने कहा इस बिल में क्या है, whether an administration or whether we must have a smart class or not. Now out of 52 students, 35 students ने कहा कि yes, we must have a smart class in our classroom. They are left of the students, or the rest of the students ने कहा कि नहीं, it has so many drawbacks, तो हमारे क्लास में स्मार्ट क्लास नहीं होना चाहिए, वैसे बच्चों को अब क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो just joking, तो 35 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 52 क्या है, मेजॉरिटी है, क्योंकि 52 का हाफ क्या है, मेजॉरिटी का मतलब हाफ प्लस 1, तो मेजॉरिटी क्या है, 52 का हाफ कितना होता है? मेरी मैथ थोड़ी वीक है, लेकिन मुझे लगता है कि 26 होता है 52 का हाफ, तो 26 स्टूडेंट्स प्लस 1 यानी 27 स्टूडेंट्स क्या है, मेजॉरिटी है 52 की। तो अगर 27 स्टूडेंट्स अप्रूव कर देते, जो कि हमारे पास 35 है, तो हमारे स्कूल में, हमारे क्लास में स्मार्ट क्लास अवेलेबल हो पाता। नाउ 35 स्टूडेंट्स हैज़ इंश्योर, मैं मैनेजमेंट के पास गया, मैंने उन्हें ये बिल इंट्रोड्यूस, ये प्रपोज़ल जो मैंने बच्चों के सामने रखी थी उसको मैंने दिखाया कि हाँ 35 स्टूडेंट्स। अब ये कैसे प्रूव हुआ कि 35 स्टूडेंट्स ने इंश्योर किया है, तो मैंने उनका सिग्नेचर ले लिया था ना। सो आई गेव इट टू एडमिनिस्ट्रेटर, तो उन्होंने कहा ठीक है, वी विल इंट्रोड्यूस यू, वी विल इंस्टॉल स्मार्ट क्लास वेरी सून। इसी को आप कह सकते हैं रेजोल्यूशन। तो जवाहरलाल नेहरू एंड his team has introduced an objective resolution। कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या था, इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि हमारे संविधान में क्या कुछ होना चाहिए उसके बारे में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में रखा गया था। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 9 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन एंड डिबेट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उन्होंने इसके ऊपर डिस्कशन किया, डिबेट किया, एंड फाइनली विथ फ्यू वर्बल चेंजेस। वर्बल चेंजेस का मतलब कोई रिटन में नहीं था, कुछ भी रिटन में, यानी जो भी डिबेट्स और डिस्कशन हुआ उसको रिटन में नहीं दिया गया। देयर वर वर्बल कम्युनिकेशन, देयर वर वर्बल डिस्कशन ओवर द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और जो भी वर्बल डिस्कशन में और डिबेट में जो भी अमेंड की मांग रखी गई उसको ड्राफ्टिंग कमेटी का काम ही था कि जो भी डिस्कशन और डिबेट में अमेंडमेंट्स हो रहे थे या जो भी सुधार की मांग थी उसको वो इंश्योर करते थे, यानी वो बदलाव यानी चेंजेस को रखते थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसको एक्सेप्ट किया और उस वर्बल चेंजेस के साथ इट वाज एक्सेप्टेड और इट वाज एडेड टू दी or it becomes an integral part of our constitution. Now later in 1976 the 42nd amendment में हमारे प्रियम्बल में कुछ और बातों को ऐड किया गया। अब एक तो एक्सेप्ट हो गया, लेकिन बाद में फिर 1976 में हमारे प्रियम्बल में फिर कुछ चीज़ों को ऐड किया गया। There were several words like socialist, secular, unity and integrity. These were the words that were further added in 1976. It was the 42nd amendment of our constitution. Is it clear? 42वां संशोधन था 1976 में, जब हमारे प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जैसे शब्द को जोड़ा गया। अब व्हाट आर द सोर्सेज? सोर्सेज क्या हैं? हमारे प्रियम्बल के क्या सोर्सेज हैं? सोर्सेज का मतलब क्या है?
ओरिजिन, फ्रॉम वेयर इट केम, कहाँ से वो आया। तो चूंकि प्रियम्बल को इंट्रोड्यूस किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू एंड इट्स टीम ने। तो जवाहरलाल नेहरू एंड इट्स टीम एंड फर्दर इस पर डिस्कशन एंड डिबेट किसने किया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने। इसलिए आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे प्रियम्बल में द वेरी फर्स्ट सेंटेंस क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया इंश्योर्स और इट प्रोक्लेम्स वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी जो है वो कॉमा होता है प्रियम्बल में, आप देखेंगे वी कॉमा होता है द पीपल ऑफ इंडिया। वी यहाँ कौन है, द पीपल ऑफ इंडिया। और द पीपल ऑफ इंडिया प्रोक्लेम किसको कर रहा है, द पीपल ऑफ इंडिया यहाँ पे कौन है, ये संविधान निर्माता हैं। दे वर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। ये वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को कहा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि वी यहाँ द पीपल ऑफ इंडिया है और द पीपल ऑफ इंडिया कौन है, तो वो संविधान निर्माता, दे वर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया है। और यही हमारे प्रियम्बल का सोर्स है। फाइनली केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर भी किया था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे और आई होप यू आर एंजॉइंग लॉकडाउन एज वेल। थैंक यू।